नमस्कार। स्वागत है आपका चांदपुर की चंदा की इस नई कड़ी में। आइए सुनते हैं चांदपुर की चंदा, अध्याय 24। 4 दिन पहले चांदपुर में हल्ला हो गया कि पिंकिया तो मंटुआ से मिलने सेहतवार गई थी। दोनों मंदिर में ब्याह कर लिए हैं। 1-2 दिन में दोनों सेनानी पकड़कर दिल्ली भाग जाएंगे। इस संदिग्ध खुलासे के बाद तो उत्तर टोले में बवाल मच गया। चाची ने पिंकी की किताबें, पत्रिकाएं और सिलाई का सामान चूल्हे में झोंककर बुरी तरह पीट दिया। ऊपर से घर आते ही उमेश ने 4 थप्पड़ लगा दिया। रात को बदहवास पिंकी चूहे मारने की दवा खाकर सो गई, लेकिन उसे क्या पता था कि मौत का सौदा महंगा होता है। कहीं सांसें गिरवी रखने से बात बन जाती तो जिंदगी से उबा हर आदमी रोज आत्महत्या कर लेता। आनन फानन में पिंकी को बलिया अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टर ने जवाब दे दिया। एम्बुलेंस फातिमा हॉस्पिटल मोड़ ले गई। आखिरकार शादी के जो पैसे उमेश ने बचाकर रखे थे, वो सारे पैसे इलाज में खर्च हो गए। पिंकी तो ठीक हो गई, लेकिन उमेश ने उसी रात बिस्तर पकड़ लिया। आज हाल ये है कि पिंकी को पकड़कर पूनम सो रही है, तो चाची का खटिया भी अब पिंकी के पास ही लगता है। वही मुख्य दरवाजे पर उमेश सोते हैं। इन तीनों के चेहरे पर एक ही सवाल है कि कहीं पिंकी सच में घर से भाग गई तो। लेकिन पिंकी के कदम थक गए हैं, जुबान चलती नहीं है, होठ बस बोलते हैं और कभी कभी आंखें। लेकिन इन आंखों की आवाज कौन सुनेगा, कौन समझेगा आंसुओं से लिखी गई भाषा का व्याकरण। इधर पता चला है कि विधायक जी और मैनेजर साहब द्वारा सामूहिक विवाह समारोह का दिन फाइनल हो गया है। चट्टी चौराहों पर बैनर लगने लगे हैं। चांदपुर गांव की 1.5 दर्जन लड़कियों की शादी कराने का टारगेट डब्लू नेता को दिया गया है। तभी तो परसों की रात पिंकी की चाची ने डब्लू नेता का पैर पकड़ लिया। डब्लू बाबू, अब इस घर की इज्जत आपके हाथ में है। हमारे हाथ में ब्याह करने के लिए 1 रुपया नहीं है। पिंकिया अब बेचाल हो गई है। जल्दी ब्याह नहीं हुआ तो घर से भाग जाएगी। हमारी इज्जत बचा लीजिए। डब्लू नेता ने आश्वस्त किया। तो चाची एकदम चिंता न करो, पिंकिया का हाथ पैर बांध कर रखो। 1 हफ्ते की बात है। ज्यादा दिक्कत होगी तो मंदिर में ब्याह करा देंगे। उस अंटू मंटू आकेश राकेश को हम देरा से उठाकर पाताल में गाड़ देंगे। कोई माई का लाल यहाँ फटकेगा नहीं। इस आश्वस्ति के बाद खेदन की दुकान पर यही चर्चा चलती रही कि इस शादी में कपड़ा, गहना, पलंग, तोसक तकिया और गृहस्थी का सारा सामान नेताजी दे रहे हैं। यहाँ तक कि ब्याह में 4 किस्म की नाच भी आएगी। एक से बढ़कर एक पकवान का भी बंदोबस्त किया गया है। आज डब्लू नेता के चमचे दारू पीकर चिल्ला रहे हैं, रे भाई बाबू, नथुनी सिंह का दिल नहीं, सरयू जी का दरियाव है। सोचो, एक बेटी के कन्यादान से इतना पुण्य मिलता है तो चांदपुर की 1 दर्जन लड़कियों के कन्यादान से कितना पुण्य मिलेगा? इस सवाल का जवाब ईदन की दुकान पर बैठे किसी भी आदमी के पास नहीं है। बस बात बात में इतना पता चल रहा है कि आनंद फानन में सामूहिक विवाह में शामिल होने के लिए चांदपुर की लड़कियों की धड़ाधड़ शादियां तय हो रही है। लोग कर्ज लेकर भी लड़कों का छेका, रोका, बरईछा कर रहे हैं ताकि लड़कियों की शादी इसी सामूहिक विवाह में सुनिश्चित हो सके। यही कारण है कि गांव में सरयू पार से गाय भैंस के खरीदार आने लगे हैं। खेदन की दुकान पर चाय पी रहे एक गाय के व्यापारी ने पूछा, ए भैया, उमेश चौधरी का घर किधर है? उत्तर टोला का अंतिम घर। क्या बात है? पता चला है उमेश गाय बेच रहे हैं। हाँ भाई, जाओ जाओ, ज्यादा मोल भाव मत करना, उमेश बड़ा मुसीबत में है। थोड़ी देर में व्यापारी उमेश के दरवाजे पर आ गया। उमेश ने बिना हिलहुज्जत किए 4 साल से द्वार पर बंधी गाय को बेच दिया। कहते हैं कि जानवर आंखों से बोलते हैं। घर से जाते जाते गाय रोने लगी। जाती हुई गाय को देखकर रोज उसे रोटी खिलाकर दुलारने वाली पिंकी की सूखी पुतलियां नम हो गईं। उसने गैया को खिड़की से अंतिम बार निहारा। उसे ऐसा लगा मानो एक बेटी विदा हो रही हो और दूसरी से कह रही हो,
बहन, खूंटा बदलना किस्मत है हमारी। आज मेरी बारी है, कल तुम्हारी बारी। पिंकी की आंख के लौर जमीन पर गिरने लगे। उसे यकीन हो गया कि आदमी सबसे खराब जानवर है। इधर गाय के जाते ही उमेश जमीन पर बैठ गए। अगले दिन कई लोगों ने काफी समझाया बुझाया। दीना की माई ने हुक्का जलाकर कहा, आए बबुआ, अब तो गाय बेच दिए, अब तो मैना की बात मान लो। लड़की चालमान हो जाए तो उसी दिन ब्याह कर देना चाहिए। तुमने 2 महीना देर कर दिया। अब मुंह लटकाने से का होगा। जो बाजा बजना था बज गया। अब होशियारी इस बात में है कि जो लड़का मिल रहा उसके साथ विदा करो। अब तो एक पैसा खर्च भी नहीं हो रहा है। कहते हैं दीना की माई सरयू तीर पर गंगा पार से आई तेज तर्रार मेहरारू थी। दिन भर पान खाती, हुक्का पीती, लेकिन बात बड़ी कड़वी करती। न जाने उसमें कैसा सम्मोहन था कि उसकी बात सब मान जाते थे। आखिर जो बात उमेश को कई महीने से अपनी मेहरारू न समझा सकी थी, वो आज दीना की माई ने समझा दिया। कहते हैं अगले दिन उमेश साइकिल पर सवार हुए और पिंकी की शादी उसी अधेड़ शराबी से तय कराए। साथ में ये भी तय हुआ कि सार्वजनिक शादी समारोह में ही शादी होगी। शादी का खर्च और सारा सामान नेताजी देंगे, लेकिन हम भी अपनी तरफ से कुछ देने का प्रयास करेंगे। इतना तय होने के बाद दूल्हा दुल्हन का नाम और पता सब डब्लू नेता को दे दिया गया। इधर अगले दिन से शादी की तैयारी हो गई। संयोग से रेवती का बजाज कपड़ा लेकर आ गया। उमेश के पास गाय की कमाई 20,000 का सहारा था। मैना देवी ने ये कहकर उसे भी बक्से में रख दिया कि डब्लू नेता जब शादी का सारा खर्च उठा रहे हैं तो फिर क्या जरूरत है साड़ी कपड़ा खरीदने की। हम दूसरी गाय लेंगे। कल से दूध नहीं रहेगा तो क्या सोनवा इस हरामी के लिए जहर पीकर सोएगा। पिंकी एक कमरे में बंद रही और इन जहर बुझी बातों को सुनती रही। उसी रात उसने सपना देखा कि आधी रात को मंटू सरयू पार करके उससे मिलने आ रहा है। अचानक सरयू की तेज धार में उसकी नाव जकोह में फंस गई है और मंटू नाव समेत बाढ़ में बह गया है। इस डरावने सपने के बाद पिंकी की आंखें जलने लगी। आखिर सपना इतना डरावना कैसे हो सकता है? क्या मंटू को ये सब पता है? क्या किसी ने उसे बताया है कि चांदपुर की चंदा अब सदा के लिए उससे दूर जा रही है? सोचकर उसका सर फटने लगा। पिंकी ने सोचना बंद कर दिया। क्या फायदा है अब सोचकर। ये इधर खबर है कि मंटू जिस दिन पिंकी से मिलकर आया है उस दिन से न जाने कहां की शक्ति उसमें समाहित हो गई है। उसने मौसा से पूछा, सरयू पार चक विलियम में जो अपना खेत है उसी में मड़ई डालकर एक डेरा बना ले। मौसी और गुड़िया के बिना पुराना घर काटता है, उसमें घोड़ रखने का मन नहीं होता है। मौसा ने जीवन में पहली बार मंटू की इस बात से सहमति दर्ज कराई और कहा, ठीक कह रहे हो, 1-2 मड़ई डालकर बना लो। रबी की बुवाई भी ठीक से कर लोगे तो 1 साल तुमको खाने की दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी दियर का खेत बिना देखभाल के बिगड़ जाता है। हर साल लेखपाल बुलाओ, लाठी डंडा चलाओ, घूस खिलाओ, नापी करो, तब खेती करो। तुम उस पार रहोगे तो ये सब झंझट ना होगा। मंटू ने आश्वस्त किया, मौसा, मेरे रहते आप किसी चीज की चिंता ना करें। मैं इसी पार डेरा बनाकर रहूंगा। पता चला कि अगले दिन उसने बांस पल्ली, पतलों और रस्सी के लिए नरहंदियर और दियर भागर से लेकर रघुनाथपुर एक कर दिया था। मंटू के साथ में राकेश भी था। दुर्योग से पिंकी के जहर खाने की खबर उसे पता हो चुकी थी, लेकिन उसे हिम्मत न हुई कि मंटू को ये सब बता सके। मंटू स्थायी मड़ई लगाने के लिए बोझा ढो रहा था। इधर राकेश के दिल पर एक बोझ रखा था जिसे उतारना मुश्किल था। उसे डर था कि मौसी और गुड़िया की मौत के महीनों बाद तो अब कहीं जाकर मंटू पुरानी रौनक में लौट रहा है। आज पिंकी के बारे में उसे पता चले और कहीं उसने आत्महत्या की कोशिश कर ली, तब क्या होगा? राकेश के सामने धर्म संकट था। उसने तय किया कि सार्वजनिक शादी के ठीक 3 दिन पहले वो मंटू को लेकर सिवान चला जाएगा और वहां 3-4 दिन रहकर तब चांदपुर आया जाएगा। न मंटू बाबू रहेंगे
नहीं ये सब समाचार उनको मालूम होगा, नहीं कहीं कोई गड़बड़ होगी। लेकिन उसके बाद कहीं मंटू को मालूम हो गया तब। राकेश ये सब सोचकर डर गया। आखिर जानकर अनजान बंजारा दोस्त के साथ धोखा देना है। जय हो वीर बजरंगी, इस दोस्ती की रक्षा करना। इधर पता चला है कि अपने दालान में बैठे झांझा बाबा ने रात को फिर वही सपना देखा है जो उन्होंने दिल्ली वाले लड़के के फ्लैट में देखा था। इस बार भी सपने में उनकी दालान टूट रही है। दालान और घर को आवारा पशुओं और जंगली घासों ने घेर लिया है। लोग यहाँ आकर पेशाब कर रहे हैं, कचरा फेंक रहे हैं। बस इसी चिंता में बाबा को नींद नहीं आ रही है। चला चली के समय माया घेरती जा रही है। आज उनका हाल देखकर लोग उनसे कटने लगे हैं। वो भी गांव की समस्याओं में कम दिलचस्पी लेने लगे हैं। कई महीने से बेटे और बहुओं ने कोई खबर नहीं ली है। लेकिन आज सुबह बाबा को किसी ने खबर किया कि बाबा उत्तर टोला की पिंकी ने जहर खा लिया है, क्योंकि उमेश को जबरदस्ती उसकी शादी कर रहे हैं। बाबा ये सुनकर बेचैन हो गए। उन्होंने दीना से कहा कि अभी जाकर उमेश से कहो कि बाबा बुला रहे हैं। दीना ने उमेश को खबर भिजवाई। खबर सुनते ही उमेश दालान में पहुंच गए। उनके चेहरे पर घोर उदासी छाई थी। कपड़े न जाने कितने दिन से बदले न गए थे। दाढ़ी बढ़कर सन्यासी जैसी हो रही थी। उमेश को देखते ही खटिया पर बैठे बाबा ने चश्मा निकालकर पूछा, ए उमेश। हाँ बाबा, कोई आदेश है? नाना, एक बात बता। का बाबा? बेटा बेटी नालायक क्यों हो जाते हैं? उमेश ने सर झुकाकर हाथ जोड़ लिया। बाबा पता नहीं। बाबा खटिया पर बैठकर बोले, बबुआ, बेटा बेटी इसलिए नालायक हो जाते हैं कि लायक बनाने के लिए माँ बाप कुछ नहीं करते हैं। लायक बेटा बेटी पैदा करने के लिए लायक गार्जियन भी बनना पड़ता है। तुम बबूल बोकर आम नहीं काट सकते हो। उमेश चुप रहे। बाबा ने फिर धीरे से पूछा, पिंकिया जहर खाई थी रे? हाँ बाबा। तुम उसको मारे क्यों? बाबा, उल्टा सीधा शिकायत सुनाई दे रहा गांव में, क्या करते? आज उसके कारण गांव में सर उठाकर चलना मुश्किल हो गया है। बाबा खिसिया गए। रे ससुरा, गांव भर तो तुमको भी कहता है कि तुम बैरमूग हो। तुम हो बताओ? यही गांव तो हमको भी कहता है कि हम जब शहर जाते हैं तो बेटा बेटी हमको मारकर खेत देते हैं। बताओ सही है ना बाबा? तब इस गांव के एक एक आदमी की बात सुनकर चलोगे तो लोग गांव से विदाई कर देंगे। और मान लो कल तुमने कहीं जबरदस्ती ब्याह कर दिया और वहां जाकर वो जहर खा ले, तब क्या होगा? सब कुछ अपनी सुविधा से सोचने वाला आदमी सबसे बड़ा बेवकूफ होता है। आज बाबा अरसे बाद पहले वाली रौ में आए थे, इसलिए उनकी आवाज सुनकर दालान में और 4-5 लोग जुट गए। लेकिन बाबा ने वहां से सबको भगा दिया। इधर बाबा की बातों से उमेश खामोश हो गए। कुछ जवाब देते नहीं बन रहा था। बाबा ने फिर पूछा, गुड़िया का हाल करोगे पिंकिया का? उमेश ने सिर हिलाकर मौन सहमति दर्ज कराई। ना बाबा, लेकिन हम तो उसका ब्याह। पिंकिया कहाँ है? घर में। जाओ उससे कहो कल सुबह 8 बजे बाबा तुझसे कुछ बात करेंगे। ठीक है बाबा। उमेश अपने घर चले आए, लेकिन उनका सर फटने लगा। रात भर सो न सके। कभी गाय की नाद के पास तो कभी चारा मशीन के पास टहलते रहे। एक अजीब सा खालीपन था जो उनके दिलो दिमाग में रिस रहा था। ये पहला मौका था जब द्वार गाय भैंस बाछा बाछी के बिना सूना पड़ा था। वो जानते थे कि खुद को किसी काम में उलझाए रखना ही मानसिक समस्या सुलझाने की पहली शर्त है। लेकिन अभी तो दिमाग दूसरी ओर उलझा था कि आखिर सुबह 8 बजे बाबा घर आएंगे तो क्या होगा। इधर दिन भर की मेहनत के बाद सरयू पार मड़ई छवाने की तैयारी जोरों पर चल रही थी। एक कारीगर के साथ दिन भर मिलकर मंटू ने आधा से अधिक काम कर दिया था। अब बस पल्ला छवा कर खूनी पर चढ़ाना ही बाकी रह गया था। लेकिन दिन भर थकने के बाद मंटू मन ही मन उदास था। उसने बगल में सोए राकेश को झकझोरा, उठ रे, कुछ ठीक नहीं लग रहा। 10 दिन हो गया, पिंकी का कोई समाचार नहीं मिला।
कल सुबह चांदपुर चलना, परसों पल्ला पलानी मड़ई छवाया जाएगा। राकेश की नींद झट से खुल गई। 7 दिन से सर पर रखा बोझ और भारी हो गया। राकेश के मुंह से निकला, अब कोई फायदा नहीं जाने का, जाकर सो जाओ। 10 फरवरी को सामूहिक विवाह समारोह में उसका ब्याह है। इतना सुनते ही मंटू ने राकेश को 4 गालियां दी। गाली से स्तब्ध राकेश उसे लेकर मड़ई से बाहर निकल आया। साले बाबूजी सो रहे हैं, कहा चाहते हो कि उठकर 2-4 लाठी लगा दे? मंटू ने सिर झुका लिया, मानो सपने की मड़ई बनने से पहले ही जल गई हो। वो बाहर आकर दियारे में पागलों की तरह टहलने लगा। रात भर उसे नींद न आई। राकेश भी रात भर सो न सका। ये पहली बार था कि मंटू पिंकी की खबर सुनकर चुप हो गया हो। राकेश ने राहत की सांस ली। देखते ही देखते सुबह हो गई। माघ का सूरज बदरी से निकलने लगा। उमेश जानते थे कि बाबा आएंगे और द्वार गंदा पाएंगे तो बेइज्जती होगी। वो झट से द्वार बुहारने लगे। तब तक बाबा आ गए। बाबा को देखते ही टोले में तरह तरह की चर्चा होने लगी, क्योंकि जीवन में पहली बार बाबा किसी के आंगन में गए थे। पूनम पिंकी को लेकर बाबा के पास आ गई। बाबा ने देखा उसके होंठ सूख गए हैं। बालों को शायद हफ्तों से धोया न गया है, न ही कंघी किया गया है। पिंकी आके बाबा के सामने बैठ गई। बाबा ने पहली बार उसके चेहरे की तरफ ध्यान से देखा और पूछा, बेटी क्या हाल बनाई है रे तू अपना? पिंकी खामोश रही, होंठ ना हिल सके। बाबा ने उमेश की तरफ देखकर इशारा किया, यहाँ से तुम लोग हट जाओ। उमेश, पूनम और मैना के हटने के बाद पिंकी जरा सहज हो गई। बाबा ने चश्मा हाथ में लेकर पूछा, बोल रहे बबुनी? पिंकी गुमसुम बैठी रही, मानो बोलना क्या होता है भूल गई हो। बाबा ने फिर पूछा, डर मत, साफ साफ बता क्या चाहती है तू? जहर खाना, घर से भागना, ये सब बेवकूफों का काम है। और तू तो इतनी समझदार है कि गांव में तेरी गिनती होती है। क्या हो गया अचानक? पिंकी की नजरें नीचे हो गई। चाहकर भी मुंह से आवाज न निकाल सकी। बाबा ने आखिरी दांव चला, देख बबुनी, भगवान तो हमको एक भी बेटी नहीं दिए, लेकिन समझ ले कि आज तू अपने बाप के ही सामने बैठी है। जो कहना है साफ साफ कह। इतना सुनते ही पिंकी की रक्तिम पड़ी थकी सी आंखें चमक सी गई। न जाने कहाँ की ऊर्जा उसमें समा गई। शायद बाबा के नेहिल संबोधन का असर था। पिंकी ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, बाबा, चांदपुर में किस बेटी की औकात है कि अपने बाप के सामने बैठ जाए? इतनी हिम्मत किसी बेटी में आ जाती और इतना सा ज्ञान किसी बाप को हो जाता तो न किसी लड़की को घर से भागना पड़ता, न ही किसी को जहर खाना पड़ता। बाबा निरुत्तर हो गए। ये पहला मौका था जब अपनी नातिन जैसी लड़की से वो मुखातिब थे। लेकिन पिंकी की इस समझदारी और वैचारिक परिपक्वता ने उन्हें अचंभे में डाल दिया। तब तक पूनम चाय लेकर आ गई। बाबा ने शाल को ठीक से ओढ़कर कहा, ठीक है चल, तू नातिन है हमारी। बाबा कहती भी है, अब तो मेरे आखिरी दिन चल रहे हैं। मान ले कि आज एक बाप ने बेटी के सामने बैठकर पूछने की हिम्मत कर ली है। चल तू बोल, जो बोलेगी मैं सुन लूंगा। इस आश्वस्ति के बाद तो एक हफ्ते से खामोश रही पिंकी की आवाज भारी हो गई। आवाज का वजन बढ़ने लगा। न जाने कहाँ की शक्ति समा गई। वर्षों से सुप्त चिंगारियां शोला बन उठी। वो धारा प्रवाह बोलने लगी, बाबा, आज आप बुलवाने आए हैं? क्या आप नहीं जानते हैं कि पैदा होते ही चांदपुर की लड़कियां गूंगी बना दी जाती है? पिछले साल गुड़िया की शादी आप ही तय करवाने गए थे। एक बार भी गुड़िया से पूछा आपने कि बोल गुड़िया, बोल तू क्या चाहती है? पिछले साल रमन चौधरी की सविता ने फांसी लगा लिया। उमाकांत के किरण की लाश रेल की पटरी पर मिली। परियार साल मुन्नी सिंह की रीना को ससुराल वाले जला दिए। उनसे किसी ने कब पूछा था कि बोल बेटी, बोल क्या चाहती है तू? आप तो जानते हैं कि दहेज देने से लड़की ससुराल में खुश रहती तो शहर के अखबार लड़कियों की आत्महत्याओं से भरे नहीं होते। आज 191 लड़कियों की शादी कराने वाले
नेताजी से आपने नहीं पूछा कि शादी में जितना खर्च कर रहे हैं, इसके आधे पैसे में चांदपुर की लड़कियां जीवन भर पढ़ सकती हैं। इनको पढ़ा क्यों नहीं देते? शादी कर देने भर से खुश हो पाएंगी कि नहीं इसकी गारंटी तो नहीं है, लेकिन हाथ में कोई हुनर, पढ़ाई लिखाई रहेगा तो शादी के बाद पूरे परिवार को ठीक रख सकती है। ये सब कोई उनसे क्यों नहीं पूछता बाबा? आप रमेशर चौधरी से क्यों ना पूछे कि 1.5 लाख दहेज देकर गुड़िया की शादी कर रहे हो? 10-20 हजार लगाकर गुड़िया को पढ़ा लिखा कर पैरों पर खड़ा कर दिए होते तो आज मिट्टी तेल डालकर उसे आग लगाने की नौबत ना आई होती। जानते हैं, गुड़िया और उसकी माई की मौत के बाद मैं दिन रात रोती थी। थोड़ा मन लगे इसलिए सेहतवार जाकर सिलाई सीखने लगी और गांव आकर लड़कियों को सिखाने लगी। फिर छोटी छोटी लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया ताकि मेरे हाथ से किताबों की महक भी न जाए और जो लड़कियां पढ़ना चाहती है वो पढ़ भी ले। लेकिन आपने उनसे तो नहीं पूछा जिन्होंने गांव भर में मुझे बदनाम किया और मेरा ट्यूशन पढ़ाना बंद करवा दिया। क्या हम किसी लड़के को कहने गए थे कि मेरे पीछे पड़ो, मुझसे प्रेम करो, और अगर सुबह से लेकर सांझ तक किसी घर में गालियां और ताना ही सुनने को मिले तो मेरी जैसी लड़कियां क्या करेंगी? थोड़ा सा भी सम्मान और प्रेम देखते ही अपना दिल हार जाएंगी या नहीं? आखिर वो आदमी है कि खूंटे में बंधी गाय की जब जिसको मन करे हाँक ले। बताइए। इतना कहकर पिंकी सिसकने लगी। उसकी सांस भारी होने लगी। आंसुओं को संभालकर उसने फिर आगे कहा, आजकल रोज कुछ लड़के पुल पर बैठकर गांव भर की लड़कियों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटते हैं। उनसे तो आज तक किसी ने नहीं पूछा होगा कि कहो बेटा दारू क्यों पी रहे हो, गुटखा कहाँ से खा रहे हो, बेटा इतने पैसे की फीस में तो तेरी बहन पढ़ लेगी, बेटा घर से निकलो तो दुपट्टा लेकर चलो वरना तुमको सब छेड़ देंगे। बेटा तुम्हारे ही डर से कई माँ बाप घर से लड़की को पढ़ने भेजने में डरते हैं, लेकिन उनसे तो कोई नहीं कहता, उल्टे हमें फटकार मिलती है। आज तक दुपट्टे से सीना ढकने के लिए लड़कियों को जितनी फटकारें दी गई है उसका आधा भी गार्जियन लड़कों को फटकार दिए होते तो रास्तों में छेड़छाड़ की घटनाएं अपने आप कम हो गई होती और फिर न किसी गार्जियन को डरने की जरूरत होती न किसी लड़की को। लेकिन छोड़िए, जब गुड़िया चुप रही, सविता चुप रही और लीला चुप रही तो मैं भी चुप ही हूँ। अब मुझे भी कुछ नहीं कहना है। अब तो एक एक सांस भारी लगती है। बस माई आज ही का मुंह देखकर गुड़िया, सविता और लीला जैसी हिम्मत मुझ में नहीं होती, वरना कल ही हमेशा के लिए चुप हो जाती। अचानक पिंकी का चेहरा लाल हो उठा, मानो आज वर्षों से दबी मन की सारी भड़ास निकल गई है। इधर बाबा ने चश्मा निकाल लिया। पिंकी की इन बातों पर उनकी आंखें न जाने क्यों गीली होने लगी। बार बार गुड़िया और रमावती का चेहरा याद आने लगा। जीवन भर दूसरों को चुप करा देने वाले पापा आज पहली बार एक छोटी सी लड़की के आगे चुप हो गए। ये कुछ ऐसी बातें थीं जिनका उत्तर उन्होंने न किसी किताब में पढ़ा था न किसी ग्रंथ में। थोड़ी देर बाद बाबा ने धोती की कोर से आंख पोंछकर कहा, बात तो 1 लाख की कह रही है तू, लेकिन घबरा मत, मैं भी वादा करता हूँ कि जो तू चाहती है वही होगा। भगवान ने बेटी के बाप बनने का सौभाग्य तो नहीं दिया, लेकिन आज से तू मेरी बेटी है। जा, आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन है। आज से पूरा चांदपुर जान जाए कि चंदा अब मेरी बेटी है। इतना कहकर बाबा उमेश के घर से निकल गए। उमेश पीछे पीछे चलते रहे। मैना दांत पीसती रही। कहीं दूर खड़ी पूनम सिसकती रही। इधर उत्तर टोले का हर आदमी उमेश के आंगन की तरफ आंख और कान लगाए देख रहा था। थोड़ी देर में खुसर पुसर होने लगी और देखते ही देखते समूचे चांदपुर में हल्ला हो गया। झांझा बपुआ पागल हो गया रे, पागल हो गया। आज का सफर यही तक है। अगला भाग जल्द ही आएगा। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले भाग में।